सत्ता के लोग यही समझते हैं कि बस कम्युनिस्ट कह दो, लोग इसको गाली समझेंगे। लेफ्ट के साथ जुड़ने के लिए बिखरे हुए बाल, वो कुर्ता खादी वाला, वो खुले शर्ट, वो आपको दाढ़ी, वो बिंदी, ये ज़रूरी है क्या? टूल और देखिए, मैं तो टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, कुर्ता नहीं है, बाल तो उड़ने लगे हैं, बिखरे हुए नहीं हैं। बिहार इलेक्शन में इस बार लेफ्ट पार्टी या कहीं CPI-ML कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है? कि 40 सीट पर हमारी तैयारी चल रही है। MIM को बिहार इलेक्शन में महागठबंधन में जगह मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए? कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर था। आपके हिसाब से लेफ्ट पार्टियों में से कोई गलती नहीं हुई? गलती की बात नहीं, फ्लॉज है या नहीं है? दीपांकर भट्टाचार्य भी तो कई सालों से CPI-ML के हेड बने हुए हैं, हट क्यों नहीं रहे हैं? किसी और को जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? ज्योति बाबू कहते थे कि कम्युनिस्ट रिटायर नहीं करता। CPI-ML में मुस्लिम कम है, क्या वजह हो सकती है, क्यों कम है? तो हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुझे एक बात बताइए कि क्या आपका BJP में या RSS में कोई दोस्त है? आप कितने देशभक्त हैं? हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा। आदाब, मैं हूं शादाब। आप देख रहे हैं द क्विंट, और क्विंट का जो सीरीज है जनाब ऐसे कैसे, उसमें अब तक आपने स्टैंड अप्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी हैं। अब हम लोग इसका इंटरव्यू जो है वो सीरीज लेकर आ रहे हैं, और इंटरव्यू के पहले जो इंटरव्यू सीरीज में पहला जो हमारा सेक्शन है उसमें हम दीपांकर भट्टाचार्य CPI-ML लिबरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस इंटरव्यू को हम लोग 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड करें, ताकि दीपांकर से हम उनके जो लेफ्ट आइडियोलॉजी उस पर ही बात करेंगे, साथ में हम बिहार पॉलिटिक्स, क्योंकि बिहार का इलेक्शन है, उस पर बात करेंगे, और इनके पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बात करेंगे जो लोग कम जानते हैं। सर, अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम वक्त देने के लिए। आपकी एक फोटो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, एक जर्नलिस्ट हैं अजय प्रकाश, उन्होंने आपकी फोटो ली और उन्होंने शेयर किया, और उसके बाद लोगों ने कहा कि मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का चीफ है और वो मेट्रो ट्रेन में बैठा है अकेले और मोबाइल यूज कर रहा है एक आम आदमी की तरह। तो लोगों ने कहा कि यार मतलब देखो, ऐसा भी नेता होना चाहिए। क्या फोटो आपने देखी है? हाँ, हमने देखा, मतलब कई जगह से लोगों ने हमको भेजा, यहाँ तक कि तमिलनाडु से एक कॉमरेड ने भेजा कि कॉमरेड आपने ये देखा है क्या। तो पता नहीं, मैंने लोगों को क्यों अजीब लगा। हमें तो लगता है कि नॉर्मल होना चाहिए। मेट्रो से आसान दिल्ली में ट्रांसपोर्ट और क्या है। हम लोग ऑफिस में एक गाड़ी होती थी, एक मारुति ओमनी हम लोगों ने पहले लिया था, लक्ष्मी नगर में हम लोग का ऑफिस है, और जैसे ही वहाँ मेट्रो आया तो हम लोगों को लगा कि इस गाड़ी की बहुत कुछ ज़रूरत नहीं है, तो गाड़ी हम छात्र संगठन के साथियों को दे दिया, और तब से हम लोग दिल्ली में मेट्रो पर ही डिपेंडेंट है, मेट्रो से ही। और दिल्ली का मेट्रो तो बहुत ही फंक्शनल है। आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। कभी ज़रूरत पड़े तो कोई ओला उबेर है, कुछ हो जाएगा, या कोई साथी है जिनके पास गाड़ी है तो कर देते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, मतलब अब सिक्योरिटी तो आप देखिए, अब उसमें भी तो मेट्रो से ज़्यादा सिक्योर और क्या होगा। मेट्रो का अपना सिक्योरिटी सिस्टम है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जो हैं वो पूरे लाव लश्कर के साथ चलते हैं, उनका तो रैली निकलती है, 5 गाड़ी आगे 5 गाड़ी पीछे, फिर नेताजी निकलते हैं। नहीं, हमें लगता है कि ये सब सिक्योरिटी जरूर एक साथियों में भी कंसर्न रहता है, लेकिन हमें लगता है कि सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ द डे लोग हैं आपके साथ, उसी पर भरोसा करके चलना चाहिए। इनफॉर्मल काइंड ऑफ कह लीजिए, मैं कुछ सवाल है जो मेरे मन में भी जिज्ञासा है और बहुत सारे लोग भी पूछते हैं कि लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी है उसको लेकर एक सवाल ये आता है कि क्या लेफ्ट के साथ जुड़ने के लिए बिखरे हुए बाल, वो कुर्ता खादी वाला, वो खुले शर्ट, वो आपको दाढ़ी, वो बिंदी, ये ज़रूरी है क्या? कुछ टूल किट? देखिए, मैं तो टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, कुर्ता नहीं है, बाल तो उड़ने लगे हैं, बिखरे हुए नहीं हैं। हमें लगता है कि देखिए, ये तो स्टीरियोटाइप बनाने की कोशिश होती है लेफ्ट के लिए, और शायद ये कोशिशें भी एक एक दौर में अलग अलग स्टीरियोटाइप बनते हैं। आज़ादी के आंदोलन के दौर के लेफ्ट के बारे में एक तरह का स्टीरियोटाइप था। हम लोग जिस समय आए CPI-ML में, चारू मजुमदार का वो दौर था, उस समय लोग कहते थे 3C, चाय, चारू, चारमीनार। चारमीनार सिगरेट बहुत पॉपुलर थे उस समय, ठीक है। तो लोग चाय पीते थे, चारमीनार सिगरेट लेते थे और चारू मजुमदार की बात करते थे। तो अलग अलग दौर में अलग अलग ढंग से स्टीरियोटाइप बनाने की कोशिश होती है, लेकिन हमें लगता है कोई भी रियल लाइफ में देखिए, स्टीरियोटाइप के बाहर की चीज़ होती है। स्टीरियोटाइप तो स्टीरियोटाइप है, लेकिन लेफ्ट बहुत ही एक जीवंत किस्म का विचार है,
और बहुत ज़मीन से लोगों से जुड़ा हुआ विचार है। इसीलिए हमें नहीं लगता है कि इस तरह का कोई खास कोई उसके। लेकिन सर वो झोला जो है कपड़े वाला वो तो लेफ्ट वालों के पास मिल जाता है। नहीं, वो तो है, वो तो जॉन रेज ने, देखिए उन्होंने लिखा कि झोला वाला इकोनॉमिस्ट। तो झोला, अब मोदी जी भी कहता है कि मैं फकीर आदमी हूँ जी, झोला उठा के चल दूंगा। तो झोला तो देखिए लोग एक तरीके से एक कॉमन मैन के लिए यूज करते हैं झोला। तो बाकी ठीक है, लेफ्ट के लिए करिए तो झोला वो आज के ज़माने में हो सकता है रक्षक लेके चल रहे हो। मैं भी एक स्टाइल आइकन टाइप हो गया है कि भाई लेफ्ट वाले हैं तो दूर से पहचान जाएंगे वो। नहीं, नहीं, हमें लगता है ऐसा। दाढ़ी तो आपकी बड़ी थी। फंक्शनल दाढ़ी मेरी है, मैं करीब 1990 से मैं रखने लगा हूँ। अब वो सफ़ेद हो गई है, अब वो तो अब दाढ़ी से लोग पहचान लेते हैं। जैसे वो जो फोटो की आप बात कर रहे हैं उसमें भी यही लिखा है कि वो दाढ़ी वाले आदमी जो बैठे हैं। तो चलो ठीक है, अभी भी दाढ़ी है तो लोग उसी से पहचान जाए, ठीक है। अभी जो है वो चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात की है। बेसिकली वोटर आइडेंटिफिकेशन का वेरिफिकेशन काइंड ऑफ कह लीजिए उसको, जो पूरा प्रोसेस है उस पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तो भाई एक प्रक्रिया है, जो वोटर नहीं है, इलीगल हैं, उनको हट जाएंगे, जो लीगल हैं वो रहेंगे। देखिए सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि पहली बार जो बिहार में भी हो रहा है, ऐसा देश में अभी तक कभी नहीं हुआ है। पहली बात इसको समझ लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 23 साल पहले एक बार हुआ था। 23 साल पहले जो हुआ था वो भी हो सकता है उस दौर के लिए कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन रहा हो। ये बिल्कुल ही अलग है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर हमने जो कहा कि ये लोगों को नोटबंदी याद आ गई। आप देख लीजिए कि नोटबंदी, अब याद करिए, अचानक 8 नवंबर को मोदी जी टेलीविजन पर आ गए और उन्होंने आकर के बता दिया कि कल से 500,000 का नोट नहीं चलेगा। ये 24 तारीख को चुनाव आयोग सर्कुलर जारी करता है और कहता है कि कल से 25 जून से एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। किसी को कुछ पता नहीं है, किसी से कोई बातचीत कभी नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने तमाम पार्टीज के लोगों को बुला करके बड़ा वर्कशॉप किया है इस बार। बिहार के करीब करीब सभी पार्टी के 50-60 लोग आए थे यहाँ। उस समय भी कोई बात नहीं हुई। तो जो सडनली इन्होंने किया वो बिल्कुल एक नया है। सेकंड, अब इसके गहराई में अगर जाएंगे कि इसका मतलब ये है कि आज की डेट में बिहार में कोई वोटर लिस्ट है नहीं। अभी एक वोटर लिस्ट था जिस वोटर लिस्ट के आधार पर 2024 में चुनाव हुआ। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि वो सारे लिस्ट खत्म, हम नए सिरे से लिस्ट बनाने जा रहे हैं। और ये नए सिरे से जो लिस्ट बनेगी इसमें बेसिकली बिहार के करीब 8 करोड़ अगर हम मान के चले कि एडल्ट पॉपुलेशन है, तो 8 करोड़ में कुछ नहीं तो 4.5-5 करोड़ लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी कि आप इस देश के हैं, नागरिक हैं। नागरिकता साबित करने के लिए अब लोगों को लगता है कि भाई नागरिकता साबित करना कौन सा कठिन काम है। आधार कार्ड है तो हम आधार बता देंगे, मेरे पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी दिखा देंगे, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड दिखा देंगे। जो आप सोच के चल रहे हैं कि हम ये सब दिखा देंगे, वो इलेक्शन कमीशन के लिए वैलिड नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो देखना चाहता है कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं, ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी हो और प्लेस ऑफ बर्थ भी हो। कितने लोगों के पास है? चुनाव आयोग देखना चाहता है कि आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट। बिहार में कितने लोगों ने मैट्रिक पास किया, कितने पास मैट्रिक सर्टिफिकेट है? चुनाव आयोग देखना चाहता है कि आपका मकान का, जमीन का, ओनरशिप का। अभी बिहार में बहुत, जिन लोगों के पास जमीन है भी, बहुत सारे लोगों के पास कोई जमीन नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिनके पास जमीन भी है उनके पास क्या जमीन का पूरा रिकॉर्ड है? अभी जो लैंड सर्वे हो रहा था, मुझे तो पता है बिहार में अफरा तफरी मची, क्योंकि जमीन बट चुकी है। इंट्रा फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ओवर जनरेशन। तो अब सबके पास कागज नहीं है, कागज पुराना है और जमीन बहुत लोगों में, तो लोगों के पास वो कागज है नहीं। तो अभी तो धीरे धीरे पता चलेगा लोगों को कि चुनाव आयोग ने पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया इलेक्शन के प्रोसेस को। बिहार में एकदम क्यास है इस समय कि आपको साबित करना है 25 दिन के अंदर। जो लोग इसको एनआरसी से तुलना कर रहे हैं वो भी तुलना करना स्वाभाविक है, क्योंकि आप नागरिकता साबित करने के लिए कह रहे हैं। असम में एनआरसी हुआ, 6 साल लगे, 2 राउंड एनआरसी चला और वो सडनली नहीं हुआ था, पहले से पता था लोगों को एनआरसी होगा, एनआरसी के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, देने होंगे। और 6 साल लगा करके सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एक प्रक्रिया चली जिसमें असम छोटा प्रदेश है, 3 करोड़ 30 लाख 33 मिलियन लोग थे एप्लीकेंट, उनको कवर करने में 6 साल लगे।
और यहाँ करीब 5 करोड़ लोगों को आप कवर करेंगे। कवर तो करेंगे 8 करोड़ को ही, कि बाकी लोगों का मान के चल रहा है, जिनका 2003 में नाम था उनको आपने मान लिया कि वो नागरिक है, उनको सिर्फ ये दिखाना है कि 3 में कहाँ आपका नाम था, 3 के वोटर लिस्ट में, लेकिन बाकी लोगों को तो देना पड़ेगा। और ये 25 दिन के अंदर, 26 जुलाई के अंदर आपको करके देना है। तो बिहार में तब तो लोगों को पता चलेगा। माइग्रेंट वर्कर इतने सारे लोग, और मैं हैरान हूं कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में राजीव कुमार जी थे, उस समय वो कह रहे थे कि हर माइग्रेंट वर्कर वोट दे सके, इसके लिए वो प्रपोजल लाए थे कि रिमोट वोटिंग हो माइग्रेंट वर्कर। और हमारे अब दूसरे जो आ गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका कहना है कि आप अगर माइग्रेट कर चुके हैं बिहार से बाहर तो वहीं रहिए, वहीं वोट डालिए, बिहार लौट के मत जाइए चुनाव के लिए। तो अब कोरोना काल में तो हमने देखा, लोग तो रहते थे सूरत में, मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में, और जब लॉकडाउन हुआ तो उनको जब घर लौटना पड़ा तो पैदल चल के बिहार ही गए। तो वो तो रहते हैं बिहार में। आप लोगों की परेशानी वक्त को लेकर है या किसी और बात को लेकर है कि चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन के लिए कम वक्त दिया है, ये प्रॉब्लमेटिक बात है? या मैं 2-3 लेवल पर बात है। एक तो ये निश्चित तौर पर वक्त एक प्रॉब्लम है कि लॉजिस्टिकली अगर आप देखा जाए कि 8 करोड़ लोगों को आप 1 महीने के अंदर कवर करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें लोग तो छूटेंगे। ये कोई पल्स पोलियो अभियान तो नहीं है जो रेगुलर चल रहा है जिसमें आप कहते हैं कि कोई ना छूटे। तो आप 1 महीने के अंदर जब करना चाहेंगे तो उसमें तो नॉर्मली मान के चलिए कि 10% 20% के एरर हो जाएगा। सेकेंड है कि जब हड़बड़ी में काम करेंगे तो लोग कहते हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी होगी, तो गड़बड़ी बिल्कुल इसमें होगी, बहुत तरह तरह की गड़बड़ियां होंगी। तो ये तो एक बात है जो लॉजिस्टिकली। बाकी जो इसमें फंडामेंटल कुछ बातें हैं, जिसलिए हमने कहा कि ऐसा रिवीजन पहले कभी नहीं हुआ। कि इससे पहले 1952 से चुनाव हो रहा है देश में। पहले नियम क्या था कि आप वोटर लिस्ट में, आप 18 साल के हो गए, आप वोटर बनना चाहते हैं, आप लिख के देते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हम फलाना जगह रहते हैं, हम वोटर बनना चाहते हैं, बात खत्म। तो बेसिकली आपको ये साबित नहीं करना होता था कि आप साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं। अगर आपके बारे में डाउट करने का कोई आधार हो, कोई आपके बारे में शिकायत करें कि नहीं शादाब जी जो है ये बांग्लादेश से आए हुए हैं या ये रोहिंग्या है, यहाँ आकर के वोटर बने हुए हैं, कोई अगर शिकायत करे तो वो स्टेट का सरदर्द था, ओना स्टेट के ऊपर था कि वो साबित करके बताए कि आप डाउटफुल है, आप एलिजिबल नहीं है। आज चुनाव आयोग ने क्या कर दिया? चुनाव आयोग ने कर दिया 5 करोड़ लोगों को आप सब साबित करो कि तुम भारत के हो। अच्छा अब बताइए, तो ये नंबर 1 हमारा शिकायत ये है कि आप पलट दे रहे हैं, आप पूरी तरह से ओनर्स को शिफ्ट कर रहे हैं। नंबर 2 इसमें क्या होगा? चुनाव आयोग कह रहे हैं कि हम नागरिकता जांच नहीं कर रहे हैं, हम एलिजिबिलिटी जांच कर रहे हैं, क्योंकि संविधान कहता है कि नागरिक ही वोट करेगा। बात सही है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी जांच कर रहे हैं और ये जांच करने के बाद आप कहेंगे कि 50 लाख लोग, ये 1 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से गायब हो गए, नाम छूट गया, लेकिन वो नागरिक बने रहेंगे, तो ये कैसी नागरिकता होगी जिस नागरिक के पास वोट डालने का अधिकार नहीं होगा? और आज अगर वोट डालने का अधिकार नहीं है तो उसके साथ बहुत सारे और अधिकार छीने जाएंगे धीरे धीरे। इसका मतलब धीरे धीरे हम देश में शायद एक डिसएनफ्रेंचाइज्ड सिटीजन्स का एक समूह बना रहे हैं, जिनको आप 2nd ग्रेड सिटीजन कह सकते हैं। जो 2nd ग्रेड सिटीजन जो राज्य की मोहलत लेकर के उसके मर्जी पर उनको रहना है। ये तीसरा जो बात है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आप देखिए यहां तक कि अमेरिका में 1960 के दशक तक वहां के ब्लैक कम्युनिटी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। लोगों को लड़ना पड़ा वोट राइट, महिलाओं को वोटिंग राइट पाने के लिए। अनपढ़ जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं है वो वोट डालेंगे, इसके लिए लड़ना पड़ा। जिनके पास पैसे नहीं है, संपत्ति नहीं है, उनको लड़ना पड़ा। हमें लेकिन आज़ादी के साथ साथ जब कॉन्स्टिट्यूशन मिला तो हमें बस एकाएक ये सारा अधिकार मिल गया। ऐसा नहीं कि दलित को नहीं मिला, आदिवासी को नहीं मिला, इनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले आओ, मकान का सर्टिफिकेट दो। तो क्या आप धीरे धीरे जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था, क्या हम उससे हट करके कोई लिमिटेड फ्रेंचाइज की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम कोई एक तरीके से सिलेक्टिव फ्रेंचाइज की ओर बढ़ रहे हैं? तो ये बहुत सारे बड़े सवाल इसके अंदर छुपे हुए हैं। इन सवालों को लेकर भी बात होगी। हमें लगता है बिहार से तो अभी बात शुरू हुई, अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो बस 10 दिन भी नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आएगी कि मामला है क्या। तो अब और बिहार के लिए, बिहार तो झांकी है, हिंदुस्तान बाकी है, पूरे देश में होना है।
तो हमें लगता है ये बहस अभी शुरू हो रही है देश में, और ये बहुत खतरनाक है। डेमोक्रेसी में हमारे देश में चुनाव छोड़ करके और कुछ बहुत है नहीं, लेकिन चुनाव को लेकर लोग आश्वस्त रहते थे कि कुछ नहीं है तो भाई चलो वोट डालने का अधिकार तो है। इमरजेंसी जब लगा था, अब याद करके देखिए, इमरजेंसी तो बहुत खतरनाक था, लेकिन उस इमरजेंसी के रहते हुए ही देश में चुनाव हुआ था 77 में, और चुनाव में लोगों के पास इतनी ताकत थी कि लोगों ने इंदिरा गांधी की सरकार को बेदखल कर दिया सत्ता से। तो चुनाव इस देश में, उस पर भरोसा लोगों का था। और अब अगर मतदाता सूची में ही नाम रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर ये हमारे सामने सवाल पैदा हो जाए तब लोग करेंगे क्या। अब आते हैं हम लोग बिहार के इलेक्शन पे। इलेक्शन है और आप लोग 2020 में जो आप CPI-ML का, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था अब तक का, और आप लोग करीब 12 सीट जीते थे CPI-ML। और लेफ्ट, ओवरऑल लेफ्ट की बात करें तो कुल मिला के आप आई थिंक 16 आप लोगों के पास थे। उस टाइम भी आप इंडिया मतलब गठबंधन, महागठबंधन के हिस्सा थे। तो अभी सीट शेयरिंग को लेकर, बिहार इलेक्शन को लेकर CPI-ML के साथ महागठबंधन में कोई चर्चा हुई है? अभी जो चर्चा हुई, अभी एक समन्वय समिति बनी है और कई उप समितियां भी बनी है, तो उसमें चर्चा शुरू हुई है। चर्चा ये हुई है कि सभी पार्टियां वो अपने अपने हिसाब से एक सीटों की सूची दें और फिर उसको लेकर के अलग अलग बात हो, पार्टी टू पार्टी भी बात हो और फिर एक कलेक्टिवली भी बात होगी। तो हम लोगों ने एक सूची दी है, जहां जहां हम लोग जमीनी तैयारी कर रहे हैं उन सीटों की सूची हमने दी है। उसको लेकर कांग्रेस से भी एक आध राउंड बात हुई है, RJD से भी बात शुरू हुई है, तो हमें लगता है बात हो जाएगी। तो बिहार इलेक्शन में इस बार लेफ्ट पार्टी या कहीं CPI-ML कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है? हमने तो ये कहा कि 40 सीट पर हमारी तैयारी चल रही है जमीनी, और ये 40 मैंने कोई वैसे हमने कोई आंकड़ा नहीं सोचा है। हमने ये देखा कि पिछली बार हम 12 जिलों से लड़े थे, 12 जिलों से 19 सीट पर लड़े थे। और ये जो आपने कहा कि हमारा अच्छा था प्रदर्शन, तो वो मेनली दक्षिण बिहार में था, और जहां हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा वहां बाकी दलों का भी अच्छा प्रदर्शन रहा। उत्तर में सबका ही प्रदर्शन मोटे तौर पर कमजोर रहा नॉर्थ बिहार में। फिर भी जैसे मान लीजिए पश्चिम चंपारण एक जिला है जहां 11 या 11 सीट शायद है, 11 में सिर्फ हम ही लोग एक सीट जीत पाए थे, सीटा बाकी लोग नहीं जीत पाए थे कहीं। तो हमें लगा कि कहां कहां हमारे लड़ने से इंडिया गठबंधन को फायदा है, ताकि उस सीट को भी हम लोग निकाल सके और अगल बगल के सीटों पर भी उसका एक अच्छा असर जाए। इस हिसाब से हमने एक तरीके से फ्रॉम बिलो एक सूची तैयार की कि जैसे मतलब गया जिला हम लोग नहीं लड़े थे, नालंदा हम लोग बिल्कुल नहीं लड़े थे, औरंगाबाद में एक भी सीट नहीं लड़े थे, नवादा में नहीं लड़े थे, आपके दरभंगा में हम लोग नहीं लड़े थे, मधुबनी में हम लोग नहीं लड़े थे। हमें लगता है इन जिलों में 1-2 सीट अगर हम लोग लड़े तो उससे फर्क पड़ेगा, उससे प्रदर्शन में गुणात्मक अंतर आ जाएगा। इसी हिसाब से हमने एक सूची तैयार की है। मतलब आप लोग लेफ्ट पार्टी ने, मैं लेफ्ट कह लूं इसमें, बाकी पार्टीज के बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है। CPI-ML ने 40 सीट मांगी है बिहार इलेक्शन। अब 40 सीट की हमारा एक सूची है जहां हम लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं। यहाँ सवाल यह है कि अगर आप लोगों को सम्मानजनक सीट्स, सम्मानजनक मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप जो चाह रहे हैं जिस तरह से, उतनी सीट्स नहीं मिलती है, तो क्या करेंगे? क्या महागठबंधन का हिस्सा रहेंगे या कुछ प्लान है आप लोगों के पास? हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखिए महागठबंधन तो इसलिए बना कि सबको सबकी जरूरत है, और ये देश अभी ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, खासकर 2014 के बाद, तो जहां पूरे देश में लोकतंत्र, संविधान खतरे में है। बीजेपी बिल्कुल ही एक अलग टाइप की पार्टी है, और किसी भी पार्टी के लिए अकेले इस पार्टी से, इस विचार से, इस तरीके के खतरनाक किस्म की राजनीति से, इस साजिश से लड़ना संभव नहीं है, सबको मिलकर लड़ना होगा। बिहार इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी की AIMM महागठबंधन का अगर हिस्सा बनती है या बनना चाहती है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अभी इस पे देखना पड़ेगा, इसमें हमारे अलग से कोई राय देना हमें लगता है ठीक नहीं है। सभी पार्टियां, पहली बात MIM एक पार्टी है, चुनाव कहीं भी लड़ सकती है, बिहार में भी लड़ी पिछले बार विधानसभा में और अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन मेरे ख्याल से लोकसभा में कोई बहुत शायद अच्छा प्रदर्शन इस बार नहीं रहा। तो वो देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या स्थिति बनती है। मतलब MIM को बिहार इलेक्शन में महागठबंधन में जगह मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए? अब ये कलेक्टिवली बात होनी चाहिए, इस पर हम अलग से कोई राय नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस पिछली बार बिहार में चुनाव लड़ी, आप लोग भी लड़े, और कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जितना उनको सीट लड़ने के लिए मिला था और जितना उनका रिजल्ट आया। इसको इस बार जो है वो
आप कैसे देखते हैं, किस हिसाब से सीट शेयरिंग होनी चाहिए? इसमें दो बातें थी कि हमने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर था, बात तो बिल्कुल सही है, 70 सीट लेकर के 19, और दक्षिण में प्रदर्शन अच्छा था, उत्तर बिहार में भी अच्छा नहीं था। पूरे बिहार का चुनाव है, टीम प्रदर्शन है, तो इसमें अगर कहीं कमजोरी रहेगी तो वो कमजोरी पूरे प्रदर्शन को प्रभावित कर देगी। तो हमें लगता है कि इस बार हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि टीम प्रदर्शन बेहतर हो, पूरे बिहार में प्रदर्शन बेहतर हो। ऐसा नहीं कि पूरा नॉर्थ बिहार एक कमजोर इलाका बन के रह जाए। पिछली बार जैसा हुआ था, आपके पूरे मिथिलांचल, कोसी के इलाका, वहाँ बहुत कमजोर प्रदर्शन रहा। तो इस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा हो, और उसमें थोड़ा आगे पीछे जो पार्टियों को, अगर मान लीजिए कांग्रेस को अगर कहीं 70 की जगह पे 50 सीट लड़े, हमको नहीं लगता कांग्रेस को भी बहुत कोई आपत्ति होगी। लेकिन अगर कुल मिलाकर के उससे इंडिया का प्रदर्शन बेहतर हो जाए, कांग्रेस का भी अपना प्रदर्शन बेहतर हो जाए, 70 से 50 पे ला देंगे आप? हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब लोगों के सामने आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले, क्योंकि 20 साल बाद, 20 साल से सरकार चल रही है। नंबर 2, हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस का भी प्रदर्शन बेहतर हो। तो मान लीजिए 70 लड़ करके 19 आप जीते हैं, और 50 लड़ करके अगर कहीं 30 सीट या 35 सीट कांग्रेस जीते, तो निश्चित तौर पर तो कांग्रेस के लिए वो भी फायदेमंद है। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये कितनी सीट हम लड़ रहे हैं, कुछ लोगों को अभी लगता है कि हम जहां मैक्सिमम लड़ रहे हैं, अल्टीमेटली कितनी सीट आप जीत रहे हैं, पूरी टीम आपकी जीत रही है कि नहीं जीत रही है, ये भी तो मायने रखता है। कांग्रेस वाले जो आपकी ये वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि एक तो लेफ्ट खुद सिमट रहा है देश भर में, ऊपर से हमको ही कह रहा है कि भाई 70 से 50 पे आ जाओ। भाई हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं। और बिहार में बात ये सही है कि सब लोगों को लगा, लोगों को ये सुकून महसूस हुआ कि एक ऐसे दौर में, देखिए अलग अलग दौर में अलग अलग लेफ्ट है। बंगाल में 34 साल सीपीएम के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट की सरकार चली, ठीक है, अच्छी बात है। अब अपने एक समय के बाद वो सरकार हार गई। 2014 के बाद जब बीजेपी आई और जब वो चुनौती देने लगी, आपके नड्डा साहब बिहार में जाकर के जदयू के साथ मिलकर के सरकार चलाते हैं, रीजनल पार्टी, और जाकर के कहते हैं कि देश में जल्दी ऐसा दौर आने वाला है, एक ही पार्टी रहेगी, वो है भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह कहते हैं कि हम 5 साल के लिए नहीं आए हैं, हम 50 साल राज करने के लिए आए हैं। मोदी जी का अंदाज देखिए कि इतिहास में कि सम्राट मोदी की तरह इनका नाम रखा जाए, जो सेंगोल लेकर के आए हैं और पूरा हर जगह तोड़ फोड़ करके नया मकान बना दे रहे हैं, नई बिल्डिंग, ताकि मोदी जी की याद बने रह जाए देश में। तो ये एक तरीके से एक एम्पायर भारत में आ गया अचानक। रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है कि 5 साल के लिए आए, चलो ठीक है, सरकार अगर अच्छी नहीं चली, लोगों ने गिरा दिया तो गिरा दिया, नहीं, ये 50 साल राज करने के लिए आए हैं। तो ऐसे दौर में माले जैसी पार्टी, जो सबसे गरीबों की पार्टी, और वो पार्टी बिहार में आगे बढ़ी, झारखंड में आगे बढ़ी, तो लोगों को ये सुकून महसूस हुआ कि भाई चलो, जब लड़ने की जरूरत है तब कम से कम एक लड़ने वाली पार्टी सामने आए। तो इसीलिए हमें नहीं लगता है कि लोग पूरे देश के हिसाब से देख रहे हैं, और हम लोग जो बढ़ रहे हैं, जहां तक बढ़े हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है कि बिल्कुल जरूरत है। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इतने सालों तक रहेंगे, अमित शाह कह रहे हैं इतने सालों तक रहेंगे, और जेपी नड्डा कह रहे हैं एक ही पार्टी रहेगी। एक सवाल अब ये आएगा कि दीपांकर भट्टाचार्य अभी तो कई सालों से सीपीएम के हेड बने हुए हैं, हट क्यों नहीं रहे हैं, किसी और को जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, वो तो पार्टी के अंदर की बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी में नए नए लोग आ रहे हैं, हम तो बार बार कहते हैं, हम पिछले बार भी कहे हैं, कोई भी साथी जिम्मेदारी बिल्कुल ले ले, पार्टी में तय हो जाए, मैं तो बहुत इसमें मुझे आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात नहीं, आप देखेंगे कि पार्टी कमेटी की देखिए, पार्टी की कमेटी देखिए, इस बार हमारे विधायक देखिए, कितने नए विधायक आए। सबसे माले के से 12 विधायक नहीं आए, नए विधायक आए। संदीप सौरभ जेएनयू में लीडर थे, जेएनयू से गए और अभी वहां माले के नेता बने हैं। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि धनंजय थे, जेएनयू से अभी प्रेसिडेंट निकले हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक सीट मिले गया में, जहां से वो लड़ सके और विधायक बन सके। तो विधायक नए बन रहे हैं। आपके सेंट्रल कमेटी हमारी देखिए, उसमें बिल्कुल बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं। तो ये बात है। बाकी उसमें अब क्या करें, उन्होंने पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी में, हमें लगता है कि इस मामले में ज्योति बासु को ठीक मानते हैं। ज्योति बाबू कहते थे कि कम्युनिस्ट रिटायर नहीं करता। मंत्री पद से आप हट सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर एक पार्टी कर रहे हैं, एक विचार के लिए समर्पित है, आपको काम करना है, तो काम से क्यों भागना है? तो इसीलिए हमें लगता है कि ये जब तक आप काम कर सकते हैं, जब आप काम करने की स्थिति नहीं होगी, तो उस स्थिति में भी जो काम आप कर सकते हैं, मान लीजिए आप भाग दौड़ नहीं कर सकते तो बैठ करके लिखिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो नौजवान है उनसे बात करिए,
उनके साथ मार्क्सवाद की चर्चा करिए। तो काम का नेचर बदल सकता है, लेकिन काम करते रहना बिल्कुल सर। नहीं तो ये तो होगा ना कि आप अगर इतने सालों से हैं, कोई और होता, क्योंकि एक ही चीजें चल रही हैं, तो नया नजरिया आ जाता। नहीं, एक नए लोग आते तो नया नजरिया हो जाता। पार्टी में पार्टी देखिए नजरिया बदलता है। जैसे हमारे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में लोग कहते हैं ये लोग चुनाव बहिष्कार करने वाले लोग हैं। यही हमारी पहचान थी ना जी। कि माले के लोग चुनाव बहिष्कार करते हैं। आज हम चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माले के लोग जो हैं अकेले चलने वाले लोग हैं, लोगों को साथ लेकर के नहीं चलते हैं। हम साथ लेकर के चल रहे हैं। तो आप देखिए, आप तो कहेंगे हम ही हैं वहां जनरल सेक्रेटरी में, लेकिन पार्टी का नजरिया, पार्टी के जो भी नीति, उसमें बदलाव में कोई रुकावट नहीं है। तो पार्टी किसी विचार, एक कोई नीति, एक किसी जगह को लेकर के हाँ उसूलों पर बिल्कुल कायम है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल कट्टरता के साथ किसी एक नीति से, किसी बिल्कुल एक धर्रे से कहीं बंधे हुए हैं। तो वो जो जरूरी बदलाव है, वो बदलाव बिल्कुल हो रहा है। इसके लिए अंग्रेजी में हमेशा एक बात होती है, चेंज विद कंटिन्यूटी। एक कंटिन्यूटी भी है और चेंज भी है। बाकी जो यहाँ तक मेरा व्यक्तिगत आप कह रहे हैं, ठीक है, अभी मैं जिस समय बना था उस समय मैं 40 से कम था, शायद 40 के आसपास। अभी मैं भी 65 साल का हो गया। 25 साल से आप? हाँ, 25 साल से हैं बिल्कुल। लेकिन हमें लगता है कि पार्टी में जब भी लोग महसूस करेंगे कि अब इनको आराम करने दिया जाए, तो हम बिल्कुल खुशी खुशी मान लेंगे। आपके सामने बिहार में बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अलग गठबंधन है आपका। एक और नाम है प्रशांत किशोर, इनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? प्रशांत किशोर जी के बारे में देखिए, मेरी पहले तो राय ये थी कि चलो ठीक है, ये दूसरों के लिए पहले काम कर रहे थे, तो करते करते उनको लगा कि क्यों ना मैं अपनी पार्टी बना लूं, मैं अपने लिए काम करूं। ये तो मुझे ठीक लगा। कोई बात नहीं है, आप एक दूसरों का इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं तो अपना करना चाहते हैं। तो हम तब इंतजार करने रह गए कि भाई थोड़ा देखा जाए इनका विचार क्या है, इनकी नीति क्या है। तो अभी इनकी नीतियों को मैं बहुत समझ नहीं पाया। 2-3 चीज हमको ठीक नहीं लगी, या मैंने एक तरीके से उसका कारण समझ में नहीं आया। कि लोकसभा चुनाव में पहले यात्रा निकाल रहे थे, बिहार में यात्रा कर रहे थे बिहार के लिए, कोई उसके जब जन स्वराज पार्टी शायद नहीं बनी थी, यात्रा कर रहे थे। अचानक हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव में जब मोदी जी भी अब 400 पार का नारा देना बंद कर चुके थे, जब चारों तरफ से बात आने लगी थी कि इस बार बीजेपी की स्थिति खराब है, प्रशांत किशोर जी अचानक कूद पड़े और हर चैनल में जाके बताने लगे कि बिल्कुल सरकार बन रही है, 300 से ज्यादा सीट लेकर के आ रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो क्या ये एक उनका, ठीक है, एक एक्सपर्ट, इलेक्शन के एक्सपर्ट हैं, क्या कहीं मिसरीड किए थे कि वो सच में उनको लग रहा था कि 400 सीट 300 से ज्यादा ये करने वाले हैं, या कहीं जो लोग कहते हैं कि भाई कोई परसेप्शन जो बनने लगा था कि मोदी सरकार अब जाने वाली है, उस जगह पे प्रशांत किशोर जैसे कोई एक इलेक्शन एक्सपर्ट जिनको लोग मानते हैं, पहले योगेंद्र यादव को लोग मानते थे, तो एक इलेक्शन एक्सपर्ट आके कह रहे कि नहीं ये बिल्कुल 300 से ज्यादा सीट लेकर के इस बार भी आ रहे हैं। तो जिसको लोग कहते हैं कि परसेप्शन मैनेजमेंट, तो क्या वो परसेप्शन मैनेजमेंट का कुछ काम करने लग गए थे? क्यों कर रहे थे? क्या इसकी जरूरत थी? ये बात हमको समझ में नहीं आई। और आज की अगर आप बात करेंगे तो जो भी बात कह रहे हैं, जैसे अभी SIR पर उन्होंने क्या कहा हमको नहीं पता, बिहार के लोग परेशान हैं इसको लेकर के। तो प्रशांत किशोर जी, हम तो जानना ये चाहेंगे कि SIR के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, इसके बारे में, जहां बिहार का पूरे वोटिंग राइट लोगों के खतरे में है, माइग्रेंट वर्कर परेशान है, हर एक आदमी परेशान है इस समय। तो इस पर बात करें। तो बिहार पर जितना बोलेंगे, बिहार के जरूरी सवालों को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, उस हिसाब से हम उनके बारे में राय बनाएंगे। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से महागठबंधन को नुकसान होगा, क्योंकि वोट तो आपका ऑलमोस्ट एंटी बीजेपी वोट ही तो डिवाइड हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है। देखिए, हमें लगता है कि इस बार का वोट, जैसे हमने कहा, वोट तो बदल जाएगा, कोई ऐसा फिक्स्ड इक्वेशन नहीं है। कोई बीजेपी, एंटी बीजेपी भी, अब कभी कभी बीजेपी का, जैसे आज के दौर में हमें लगता है कि बिहार में सबसे बड़ा जो सवाल है कि एंटी इनकम्बेंसी। 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं, और मैं बार बार लोगों से यही कहता हूं कि नीतीश कुमार जी हैं, हम लोग नीतीश कुमार जी को ही देख रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार जी के कंधे पर बंदूक जो है, जो बिहार को निशान करके, वो भारतीय जनता पार्टी की है। लेफ्ट के बारे में यह है कि लेफ्ट जो है वाले जो है वो क्रांति मतलब मैं एकदम लेमैन आम लोगों वाला हिसाब बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ तो मुझे पता है कि लोग क्या सोचते हैं। हम ये
अलग नजरिए से कई बार देखते हैं, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों की नजरिया है उसको फिल्टर, विदाउट फिल्टर, जीरो फिल्टर के साथ बताना चाहिए। लेफ्ट के बारे में ये धारणाएं हैं लोगों के बीच में कि ये क्रांति क्रांति चिल्लाते हैं और बच्चों को जो है, यंग जो लोग कॉलेज में आते हैं उनको इनकरेज किया जाता है, ये भी प्रोटेस्ट में, जुलूस में पहुंच जाते हैं और वहां से निकलते जरूर हैं, लेकिन उसके बाद ना रियल लाइफ में, जो ना प्रैक्टिकल लाइफ में लेफ्ट काम नहीं आता है, फिर वो लोग नौकरी में, चीजों में उलझ जाते हैं। इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, लेफ्ट को अगर समझना हो भारत में, तो सबसे पॉपुलर, सबसे ओरिजिनल लेफ्ट आइकॉन भारत में भगत सिंह, ठीक है। आज़ादी के आंदोलन में नारा देकर के गए, जो नारा आज भी देश के लिए है, इनकलाब जिंदाबाद, और उसके साथ आधा नारा और था, साम्राज्यवाद का नाश हो, जिस नारा को लोग भूलने लगे थे, लेकिन अब ट्रंप साहब के चलते धीरे धीरे लोगों को फिर साम्राज्यवाद याद आने लगा है। इजराइल, ट्रंप, जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, गाजा में हो रहा है, जो भारतीयों के साथ अमेरिका में हो रहा है, तो लोग समझने लगे हैं। तो हमें तो लगता है कि लेफ्ट को, अब यूनिवर्सिटी वो लेफ्ट का एक हिस्सा है। लेफ्ट जो है बिहार देश में क्या है, माले को देखिए, बिहार के सबसे गरीब, सबसे उत्पीड़ित लोग, उनकी पार्टी है लेफ्ट। ये कोई एलिट की पार्टी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे और बड़ा मौज करने के लिए कोई लेफ्ट जो है बिना लड़े चलेगा नहीं, लड़े बगैर चलेगा नहीं। जो जिन लोगों को लड़ना पड़ता है वो लड़ने के लिए लेफ्ट को अपनाते हैं। तो लेफ्ट लड़ाई की विचारधारा है, लड़ाई का संगठन है। और आज तो मैं तो मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि मोदी जी ने लेफ्ट की एक नई परिभाषा तय कर दी कि कोई भी सच बोले देश में वो अर्बन नक्सल है, कोई भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जेल में डाल दो। तो हमें लगता है कि सच बोलने वाले, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात करने वाले, वो सारे लोग आज लेफ्ट लोग उसमें नहीं जा रहे हैं कि उनका आर्थिक नीति क्या है, वो निजीकरण के पक्ष में है कि राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है, वो तो बाद की बात है। इतना तय हो गया है कि इस देश में सच बोलने वाले लेफ्ट हैं, साहस रखने वाले लोग लेफ्ट हैं, लड़ने वाले लोग लेफ्ट हैं। तो मैं तो समझता हूं कि आप लोगों को लगता है? बिल्कुल ये लग गया है, तो सब लोग कह रहे हैं। ये हमें सिर्फ नहीं लगता, आप देखिए यहां से लेकर के अमेरिका तक ही परिभाषा है। अब हमारे जो अर्बन नक्सल कह के तो आपकी इमेज खराब कर रहे हैं ना? क्या इमेज खराब कर रहे हैं? वो तो जिनको भी बोल रहे हैं, जो सच बोलने वालों को कर रहे हैं, उनको ये लगा। कभी अर्बन नक्सल कहते हैं, कल कभी माओवादी कहते हैं, कभी कम्युनिस्ट कहते हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ सर, ऐसा आपको लगता है? ऐसा हमें नहीं लगता है, लोगों को लगता है। मैं इस जो ये अर्बन नक्सल टर्म है और जो ये माओवादी, वामपंथी कह देना, ये जो एक निगेटिव कॉनोटेशन काइंड ऑफ है लोगों के बीच में, ये मासेस में फैलाई जाती है। उसके लिए विवेक अग्निहोत्री हैं, फिल्म बनाते हैं, करते हैं, इसके लिए बहुत कोशिश। आप लोगों ने कोशिश की कि इसको मतलब इस इमेज को? नहीं, हमें लगता इमेज को क्या, देखिए इमेज एंड रियलिटी, कोई भी लोगों के पास भी तो कसौटी होती है। आप किसी चीज को कोई एक इमेज बना के पेश करना चाहते हैं, लोग जिंदगी की कसौटी पर उसको तौलते रहते हैं, देखते रहते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं कि आप अगर किसी चीज को कह देंगे कि गाली है, अब लोग उसको गाली ही समझेंगे। सर लोग समझ रहे हैं ना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। अगर लोग समझ लेते तो आज हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। सर एग्जिस्टेंस की तो बात अब है कि जो लेफ्ट बंगाल में था, जो लेफ्ट त्रिपुरा में था, धीरे धीरे चीजें घटती चली गई। आप सर्वाइवल का इशू है या नहीं है? नहीं, बात देखिए, वो तो बहुत लोगों के लिए हुआ है, वो तो बहुत लोगों के लिए हुआ, वो लेफ्ट के साथ थोड़ा ही हुआ है सिर्फ। अब उसके भी अलग अलग कारण है। बंगाल में क्यों सरकार गई, उसके अलग कारण है। अब बहन मायावती जी को लीजिए, क्या आप कहेंगे कि वो अम्बेडकर का नाम लेते थे तो अम्बेडकर अब प्रासंगिक हो गया। मायावती जी के पास अभी आज के डेट में ना एमएलए है, ना एमपी है, ना मुख्यमंत्री है। तो बहुत सारे कांग्रेस पार्टी को अम्बेडकर अब सबसे ज्यादा चल रहे हैं अभी। वही हम कह रहे हैं, वही इसलिए हम कह रहे हैं, इसीलिए हर पार्टी तो उनका नाम ले रही है। बिल्कुल, आप लोग भी ले रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं कि इसीलिए आपको अगर पार्टी के चुनाव प्रदर्शन देख करके अगर आप सोचेंगे कि बात खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चुनाव में उतार चढ़ाव होता है। बीजेपी के पास 2 सीट थी 1984 में, बहुत पुरानी बात तो नहीं है, 50 साल 70 साल पीछे नहीं जाना पड़ेगा। 1984 में 2 सीट वाली पार्टी आज 240 पर है, कभी 300 भी हो गए थे। तो इसीलिए चुनाव का प्रदर्शन, उतार चढ़ाव, वो अलग बात है। लेकिन एक आंदोलन, एक विचार, एक संगठन, वो एक फ्लो, वो बिल्कुल एक अलग चीज है। तो आपके हिसाब से लेफ्ट पार्टियों में से कोई गलती नहीं हुई है? गलती की बात नहीं, फ्लॉज है या नहीं है? नहीं, फ्लॉज तो होते ही है। आप कुछ काम करेंगे, अगर जिंदा है तो आप गलती करेंगे। सवाल ये नहीं है कि आप गलती किए हैं कि नहीं, गलती करने पर उसको समझते हैं कि नहीं, उसको ठीक करते हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो फ्लॉज तो हम बिल्कुल ही, हम कभी भी नहीं कहेंगे। दुनिया में क्या परफेक्ट है? कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो लेफ्ट में क्या कमियां हैं जिसको ठीक करनी चाहिए? तो बहुत कमियां हैं। जैसे मान लीजिए जहां सरकार रही है, अब बंगाल की सरकार को ले लीजिए, सरकार रही आई भूमि सुधार करके,
पंचायती राज ला करके। और सरकार गई कब? जब आप सिंगूर नंदीग्राम के दौर में आपको अचानक भूमि अधिग्रहण के चक्कर में फंस गए। उस चक्कर में फंसे तो आप गए, जनता से कटने लगे तो आप गए, जनता से दूरी बनी तो आप गए। तो हमें लगता है कि लेफ्ट के पास, लेफ्ट को लोग यही मानते थे कि एकदम जमीन से जुड़ा हुआ, जनता से जुड़े हुए, सबसे गरीब, सबसे मेहनतकश, सबसे उत्पीड़ित, उनके साथ उनकी बात करने वाले। तो उसमें कहीं भी अगर होगा, कहीं भी ये ज्यादा मीडिया वालों के चक्कर में ये होता है कभी कभी। अब बंगाल में हमको पता है, वो मीडिया ने बना दिया कि ब्रांड बुद्धदेव को मीडिया के डार्लिंग बन गए और उनको लगने लगा। अब उस चक्कर में वो ब्रांड बुद्धा जो ऊपर बने और नीचे वहां जमीन आपकी खिसक गई। तो हमें लगता है कि लेफ्ट जो है बिल्कुल रियलिस्टिक, जमीन से जुड़ी हुई, सबसे गरीब, सबसे एकदम मेहनतकश लोग, सबसे उत्पीड़ित लोग, उनके पक्ष में खड़ा रहना। देखिए सर, बीजेपी के पास जो है नेशनलिज्म है, बीजेपी के पास हिंदुइज्म है, बीजेपी के पास नीतीश का सोशलिज्म है, बीजेपी के पास कैपिटलिज्म भी है। इतनी सारी चीजों के साथ लेफ्ट की पार्टियां या आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे? पहली बात, बीजेपी के पास जो नेशनलिज्म है वो मैं मानता हूं एंटी नेशनलिज्म है। वो एंटी नेशनलिज्म है, क्योंकि भारत में नेशनलिज्म किससे आया? आजादी के आंदोलन से आया। और उस आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़े। मैंने कांग्रेस पार्टी तो बाद में जाके बनी, कम्युनिस्ट पार्टी बाद में बनी, उससे पहले तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू के जमाने से लोग लड़ते रहे। तो ये जो नेशनलिज्म था वो एक तरीके से एंटी कॉलोनियल, एंटी इंपीरियलिस्ट। आज जो बीजेपी का है, पूरे ट्रम्प के सामने सब कुछ गिरवी रख दिया। टोटल हमारी इकोनॉमी, हमारे फॉरेन पॉलिसी, हम दुनिया में पूरा अलगाव झेल रहे हैं, क्योंकि हमें लोगों ने समझ लिया कि ये बस इजराइल और अमेरिका के पिट्ठू हैं। तो अब जहां गाजा जैसे जनसंहार, नरसंहार के खिलाफ दुनिया के तमाम देश यूएनओ में बोल रहे हैं, यहां तक कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस बोल रहा है, भारत वहां खामोश है, हम बोल नहीं पा रहे हैं। अगर हम वहां नहीं बोल पाएंगे और उम्मीद करेंगे कि पहलगाम को लेकर के लोग बोलेंगे, तो लोग नहीं बोलेंगे, तो हमारा विदेश नीति भी फेल कर गई। तो हमें तो लगता है कि बीजेपी का जो नेशनलिज्म है ये पूरी तरह से आज एक्सपोज्ड हो रहा है कि वो नेशनलिज्म नहीं है। वो दरअसल पूरे देश के लिए, देश के पूरे इंटरेस्ट को आप गिरवी रख रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर कॉरपोरेट के लिए, कुछ अमीरों के लिए। वो सोशलिज्म तो उसके खिलाफ है बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कि हम दो शब्द के खिलाफ है, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म। और हमें लगता है कि उससे दो शब्द के खिलाफ नहीं है, वो जो चारों शब्द है, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, वो सॉवरेनिटी के भी खिलाफ है। उसको गिरवी रख रहे हैं अमेरिका के पास, और डेमोक्रेसी का तो मजाक बना दे रहे हैं। तो हमें लगता नहीं है कि बीजेपी के विचारधारा, उसके एक एक चीज को लेकर हम लोग लड़ने की स्थिति में है। उसी के विचारधारा पर कि आप नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, वो आपका नेशनलिज्म, वो एंटी नेशनलिज्म। बट बीजेपी वाले तो आप लोगों को मतलब एंटी नेशनल समझते हैं। वो बोलेंगे मतलब एक धारणा तो बनाई गई है कि लेफ्ट वाले हैं, लेफ्ट का मतलब है एंटी नेशनल। वो उनकी धारणा, वो तो प्रचार के बल पर कोशिश कर रहे हैं। तो हम करेंगे, हम भी करेंगे कि भाई ये कौन सा नेशनलिज्म है? नेशनलिज्म है कि जहां आप पूरे देश की संपत्ति उसको नेशनलाइज करने के बजाय, नेशन के हाथ में रखने के बजाय सब कुछ अब निजी हाथों में सौंप रहे हैं। ये नेशनलिज्म हुआ कि ये कॉर्पोरेटिज्म हुआ? ये क्या हुआ? ये कुछ अमीर लोगों को फायदा आप पहुंचा रहे हैं। देखिए, बात इस पर बिल्कुल एक लड़ाई है, नेशनलिज्म के सवाल पर भी लड़ाई है। यहां तक कि हिंदुइज्म के सवाल पर भी लोग लड़ रहे हैं। हिंदुइज्म के सवाल पर भी लड़ रहे हैं कि भाई हिंदुइज्म एक बहुत डाइवर्स रिलीजन है, बहुत डाइवर्स रिलीजन है। उसमें इतने सारे देवी देवताएं हैं, इतने तरह तरह की पूजा की पद्धति है। हम नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन में पढ़े हैं। रामकृष्ण मिशन में रामकृष्ण देव कहते थे कि जतो मत ततो पथ। जितने रास्ते हैं, जितने विचार हैं, अलग अलग रास्ते हैं। रामकृष्ण ऐसे थे जो प्रैक्टिकली ईसाई भी बने, उसी पद्धति से कुछ किए, मुस्लिम बने, वो इस्लाम को प्रैक्टिस किए, सब कुछ प्रैक्टिस करके उन्होंने कहा कि सब एक है। तो अब ये हिंदुइज्म का ही है पार्ट। तो अब उस हिंदुइज्म को आप रेजिमेंट करना चाहते हैं, तो हिंदुइज्म पर भी तो लड़ाई है कि हिंदुइज्म ऐसा रेजिमेंटेड कि हमने जो कह दिया, किसी एक शंकराचार्य ने कह दिया, कहीं से तय हो गया, किसी महंत ने कह दिया, ऐसा नहीं है। लोगों के अपने अपने, सबके अपने अपने पूजा की पद्धति है, अपने अपने देवी देवता है, अपने अपने विचार है, अपने अपने रीति रिवाज है। ये डाइवर्सिटी का नाम है हिंदुइज्म। दीपांकर भट्टाचार्य धर्म के बारे में क्या सोचते हैं? अपना अपना निजी धर्म जो है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में है धार्मिक आजादी, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि आप धर्म को मान भी सकते हैं,
नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन आप अगर मानते हैं तो आप अपने धर्म को मान सके और धर्म के लिए आपको प्रताड़ित ना किया जाए। हम खुद किसी धर्म को माने चाहे ना माने, हम आपके धर्म के आज़ादी के लिए हम आपके साथ लड़ेंगे, आपके पक्ष में लड़ेंगे। ये हमारे है सबके लिए। इसी से एक सवाल ये निकलता है कि CPI-ML में मुस्लिम कम है, क्या वजह हो सकती है, क्यों कम है? मैं देख रहा था जो आपकी जो सेंट्रल कमेटी है उसमें 3-4 मुस्लिम होंगे, आपके जो मतलब उसमें इनवाइटीज भी ऑप्शन है, उसमें भी नहीं है एक भी। सेंट्रल कंट्रोल कमीशन में भी एक भी मुसलमान नहीं है। नहीं, कंट्रोल कमीशन तो एक अलग किस्म की बॉडी है। सेंट्रल कमेटी जरूर आपके एक बात आपने सही कहा, इसमें हमारे हमेशा 2-3 इस बार कुछ संख्या बढ़ी है, ये जरूर मैं मानता हूँ कि कम है बहुत सारे इलाके में हम लोगों का कम है, तो हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसकी ऐसी कोई वजह नहीं है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी भी हमें लगता है कि इस बात को शायद महसूस करती है कि माले एक पार्टी है जिनको हमारे लिए ये डर नहीं है कि हम किसी बात करेंगे तो हमारा ये वोट चला जाएगा, तो वो वोट चला जाएगा। सच के पक्ष में लड़ने वाले बोलने वाले लोग हैं। तो आज मुस्लिम कम्युनिटी को भी सबसे उत्पीड़ित समुदाय है देश में, इस समय निशाने पर है, और उनके ह्यूमन राइट्स की बात हो, उनके सिक्योरिटी हो, उनके धार्मिक आज़ादी हो, उनके माइनॉरिटी राइट्स हो, तो उस पर हम लगातार लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में धीरे धीरे और भी नेता कार्यकर्ता उसका निर्माण होगा। अभी दिल्ली में आयशा का सम्मेलन हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। एक कश्मीर के मुस्लिम नौजवान साथी, वो दिल्ली के आयशा के अभी इस समय अध्यक्ष हैं। एक सवाल ये है कि माओइज्म को लेकर, माओइस्ट जो है, क्योंकि सरकार ने अभी छत्तीसगढ़ में बड़ा एक्शन हुआ है और सरकार कह रही है कि 2026 तक हम माओइस्ट जो है वो देश से खत्म कर देंगे। इस पूरे जो चीजें अभी हुई हैं छत्तीसगढ़ में, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने बार कहा कि कोई विचारधारा इसको मानना ये क्राइम नहीं है। अब इसीलिए माओवाद को माओ को मानते हैं, कोई माओ के विचार को मानते हैं, ये तो कोई क्राइम नहीं हो सकता। सवाल है कि आपकी गतिविधि क्या है। तो अगर कोई हथियार लेकर लड़ रहा है तो निश्चित तौर पर राज्य कहेगा कि भाई इसकी इजाजत हम नहीं देंगे, वो लड़ाई होगी। अभी इस दौर में हमने जो देखा कि माओवादी तो ये कह रहे थे कि हम हथियार छोड़ करके बात करने के लिए तैयार हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट है छत्तीसगढ़ में, मान लीजिए, लेकिन तो सरकार ने वो बात सुनी नहीं। और ये बेसिकली जो लगातार आप किसी को, जैसे वो जो उनके जनरल सेक्रेटरी की हत्या हुई बासुबराजू, तो रिपोर्ट जो हमारे पास है, लोग बोल रहे हैं कि उनको जिंदा पकड़ लिया गया था। किन्हीं को अगर जिंदा पकड़ा गया तो उनको आप कानून के हवाले करते हैं। जस्टिस तो इसी के लिए है प्रक्रिया, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, तो एक्सटर्मिनेशन हो रहा है। मेरे ख्याल से ये गलत है। सेकंड, इसमें हमें लगता है कि माओवाद ये बहाना है। आदिवासी, बस्तर, छत्तीसगढ़, वो इलाका वो निशाना है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो बर्ताव माओवादी के साथ हो रहा है वही बर्ताव हिमांशु कुमार के साथ हो रहा है, जो गांधीवादी है। मनीष कुंजम जो CPI के MLA रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते हैं, उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। एक छत्तीसगढ़ मूलवासी मंच है वहां, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। जो शांतिपूर्ण ढंग से बस्तर में जो पूरे पुलिस छावनी बनाया जा रहा है, कंटोनमेंट लगभग बन गया है, पूरा इलाका पुलिस के कब्जे में, लोगों को राशन भी एक तरीके से पुलिस और सेना के जरिए मिलता है, और जंगल काटा जा रहा है, पूरे तमाम सब कुछ अदानी को दिया जा रहा है। तो ये जो सवाल है, इस पर जो लोग लड़ रहे हैं, उस सबको निशाने पर लिया जा रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि माओवाद जो कहा जा रहा है, एक तरीके से माओवाद का हुआ खड़ा करके पूरे वहाँ जो लोग 5th शेड्यूल की बात कर रहे हैं, पेशा कानून की बात कर रहे हैं, ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, आदिवासी की अस्मिता, उनके अधिकार की बात कर रहे हैं, उन्हीं को निशाने पर लिया जा रहा है। अब थोड़ा अलग सवाल पे चलते हैं। थोड़ा सीरियस हम लोग हो भी गए ज़्यादा। कोशिश मेरी थी कि हम लोग थोड़ा इन्फॉर्म रखें आपको, हम उस चीज़ में दौर सीरियस है। मुझे एक बात बताइए कि क्या आपका बीजेपी में या RSS में कोई दोस्त है? तो वैसे तो बीजेपी RSS में कोई दोस्त नहीं है, लेकिन ये मैं जरूर देखता हूं कि आज के दौर में हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। और इसीलिए स्कूल का जो हमारा WhatsApp ग्रुप है, उसमें हमको IT सेल का बहुत सारा चीज़ हर रोज़ मिल जाता है। तो और लेकिन हम लोगों में इतना है कि अलग अलग पार्टी होते हुए भी हम स्कूल के दोस्त हैं, तो उस हिसाब से हम लोग दोस्ती मेंटेन करते हैं। लेकिन ये कोई भी एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं है, ये
एक तरीके से समर्थक हैं। कोई पॉलिटिशियन आपके बीजेपी वाले आरएसएस वाले दोस्त नहीं है। दीपांकर भट्टाचार्य को बीजेपी में कोई अच्छा लगता है? कोई पॉलिटिशियन, कोई लीडर? नहीं, ऐसे तो माने कोई लोग लग ही सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि अलग अलग कारण से आप बीजेपी के लोग बहुत झूठ बोलते हैं। अब झूठ बोलने वालों को तो बिल्कुल हम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं तो आप निश्चित तौर पर उनको, जो मेहनत करने वाले लोग होंगे उनको आप ये करिएगा। सरकार में आपको, मतलब बीजेपी मोदी सरकार में आपको कुछ अच्छा लगता है या सब कुछ खराब ही दिख रहा है? नहीं, पहली बात तो जो नारे लेकर के आए, नारे तो अच्छे थे, अच्छे दिन, ये तो खराब नहीं लग सकता है। इतनी सारी बातें हुई, स्वच्छ भारत, किसको खराब लगेगा? सबके लिए शौचालय, 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, तो बातें बहुत अच्छी हुई, बीजेपी भी, नीतीश जी भी। तो हम बातों से तो नहीं, आप तय नहीं कर सकते। राहुल गांधी आपके हिसाब से कैसे नेता है? पीएम मटेरियल हैं? अब देखिए, पहली बात तो पीएम मटेरियल और इमटेरियल हम इसमें जाते ही नहीं है, क्योंकि समय समय की बात है। पीएम मटेरियल से कोई शब्द क्या है, लेकिन राहुल जी जरूर, हमें लगता है कि कांग्रेस को री इन्वेंट करने के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, साहस के साथ लड़ रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात, खुल करके देश में कॉरपोरेट लूट के खिलाफ बातें बोल रहे हैं, सामाजिक बराबरी की बात कर रहे हैं। तो ये हमें लगता है कि बहुत सारे एक साहस के साथ कर रहे हैं। थोड़ा और कंसिस्टेंसी आ जाए और थोड़ी मेहनत हो जाए पूरे कांग्रेस पार्टी में, तो निश्चित तौर पर आज तो देश में कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल जरूरी है इस दौर के लिए, देश के पॉलिटिकल बैलेंस के लिए। लालू यादव जब सत्ता में आए तो मतलब लेफ्ट को नुकसान हुआ। अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाऊं और बिहार की थोड़ा हिस्ट्री पढूं, तो जो आप लेफ्ट के जो वोट बैंक कह लीजिए या लेफ्ट से जुड़े हुए लोग थे, वो लालू यादव की तरफ उनका झुकाव हुआ। इससे आपको नुकसान हुआ? मैं नहीं मानता। नहीं मानते? देखिए, नुकसान को आप कैसे नापेंगे? ठीक है, हमारे 4 एमएलए चले गए थे शुरू में, कुछ हमारे मतदाता भी जो हमको 90 के चुनाव में वोट दिए थे, 89 में वोट दिए थे, लालू जी की तरफ चले गए थे। ऐसा होता है, जैसे हमने कहा, चुनाव में उतार चढ़ाव। नुकसान तो यही हुआ ना? नहीं, तो वो कोई परमानेंट नुकसान थोड़ा ही है, कोई परमानेंट नुकसान नहीं है। चुनाव में आना जाना रहेगा, लेकिन लालू जी जब आए, गरीबों की बात करके आए। अब उस समय कॉमरेड वीएम थे हमारे जनरल सेक्रेटरी, लालू जी की बहुत बड़ी रैली हुई, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं रैली कमजोर है, ये है, उन्होंने कहा अच्छी बात है, अगर गरीबों के अंदर उम्मीद जग रही है, उन उम्मीदों को पूरा हम ही करेंगे। तो उम्मीद अगर जगे, गरीब की बात हो, तो निश्चित तौर पर अच्छी बात है। इसीलिए कभी भी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मंडल कमीशन आया और लेफ्ट को नुकसान हुआ, हमने बिल्कुल नहीं। मंडल कमीशन से अगर हम थोड़ा बहुत भी सामाजिक बराबरी की ओर, सामाजिक मोबिलिटी की ओर एक कदम भी बढ़ाए हैं, तो वही तो लेफ्ट चाहता है। तो एक कदम अगर कहीं बढ़े और हम 10 कदम बढ़ना चाहते हैं एक कदम बढ़ने के लिए, तो इसलिए हमें लगता नहीं है कि ऐसे कोई नुकसान हुआ है। कभी कभी होता है, आपको लगेगा कि किसी सवाल पर, आप जैसे मुस्लिम कम्युनिटी को ले लीजिए, हमारे लिए बहुत गुडविल है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि आप चुनाव में तो जीतेंगे नहीं, सब कुछ मानते हुए लोग हमको वोट नहीं करेंगे। तो क्या हम सिर्फ एक वोटर के रूप में वोट हमको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसी हिसाब से देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे। वोट लोग किनको देते हैं, कि उन्हें देते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। आपके परिवार से कोई पॉलिटिक्स में है? मतलब आप परिवार वाली पॉलिटिक्स को किस तरह देखते हैं? परिवार वाले पॉलिटिक्स को हम परिवार के रूप में नहीं देखते। देखिए, परिवार में बिल्कुल अगर एक ही विचार के लोग हो, पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो आमतौर पर हमारे देश में तो अजीब स्थिति है कि बाकी सब जगह लोगों को परिवार नेचुरल लगता है। कॉर्पोरेट का बेटा कॉर्पोरेट होगा, अदानी का बेटा संपत्ति का पूरा मालिक होगा, वकील का बेटा वकील होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा। तो इसी तरह से पॉलिटिक्स को अगर कोई प्रोफेशन के रूप में ले ले, तो कैरियर के रूप में ले ले, तो आमतौर पर हम देखते हैं कि उस रूप में हम उस परिवार की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी परिवार है जहां विचार मिलते हैं, तो अगर एक ही तरह का विचार है, तो हो सकता है कि एक ही तरह का विचार, एक ही तरह का पॉलिटिक्स भी हो। अब हो सकता है कि एक ही विचार लेकर के कोई पॉलिटिक्स कर रहा है और कोई कविता लिख रहा है, कोई तस्वीर बना रहा है, कोई गीत गा रहा है, विचार लेकिन एक ही है। तो इसीलिए हमें लगता है कि वो पॉलिटिक्स को भी बहुत नैरोली नहीं देखना चाहिए। लोग एक ही प्रगतिशील विचार हो, आगे की विचार हो। और तो हमारे परिवार में मेरे पिताजी वामपंथी रुझान के थे, लेकिन कभी पॉलिटिक्स करते नहीं थे, रेलवे में काम करते थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बचपन में मैं जब भी उनसे पॉलिटिकल चर्चा करता था, वो कभी हमको नहीं बोले कि अभी तुम बच्चा हो, बाद में सोचोगे, बाद में समझोगे। वो हमेशा हमको समझाते थे। अब बाद में जब हम
ISI में आए और उसके बाद पॉलिटिक्स करने लगे, मैंने बताया उनको कि मैं तो पॉलिटिक्स ही करूंगा। तब उनको लगा, उन्होंने कहा कि अगर मुझे उस समय लगा होता कि हम ये जो चर्चा कर रहे हैं इसका ये असर होगा, तब मैं थोड़ा समझ करके बात करता, तब मैं सतर्क हो जाता। नेक्स्ट जनरेशन कोई पॉलिटिक्स में? मेरी बेटी है, वो अब पॉलिटिक्स करेगी, क्या करेगी मुझे नहीं मालूम। वो क्लाइमेट एक्टिविज्म को लेके है, लिखती है। मतलब CPIML के चीफ के से हम पूछ रहे हैं कि आपके पास घर कितने हैं? घर हैं आपके पास? अपने घर कितने हैं? बहुत सारे घर हैं देश में। नहीं, देश वाले घर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अपना वाला घर पूछ रहा हूँ। ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया कि मेरा घर है। राहुल गांधी ने कह दिया मेरा हर कार्यकर्ता के यहाँ मेरा घर है। हाँ, उनको जब घर से हम लोगों के पास देखिए, मेरी माँ जब तक थी तो माँ के पास एक था, वहीं मैं लौट के जाता था। दफ्तर है, हर दफ्तर में घर है ना। अब बाकी कभी रहने के लिए, कभी कोई अगर डेरा लेकर के रहना है तो कहीं को डेरा जरूरत पड़े तो कभी ले लीजिए किराए पर। हमारे पास कोई घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है उस तरह से। मैं घर होना ना होना ये हमारे लिए कोई क्रेडिट और डिसक्रेडिट की बात नहीं है, आपकी जरूरत के हिसाब से। तो अगर हमें जरूरत हो कि हमारे पास पूरा घर हो, गाड़ी हो, तो ठीक है। तो पार्टी के लिए जरूरी है गाड़ी, पार्टी के पास गाड़ी है, बिहार में है। अभी दिल्ली में हमारे पास मेट्रो है, मेट्रो बहुत है, काफी है। आप कभी जेल गए हैं? जेल 15 दिन के लिए, जब झारखंड अलग सरकार बीजेपी की बनी, उन लोगों ने भेज दिया था। 15 दिन हम रांची जेल में थे, बिरसा मुंडा के उसी जेल में जहाँ बिरसा शहीद हुए थे। बाकी अब समय आ जाएगा जेल वाला भी, बिल्कुल लंबा समय नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी जमाना ऐसा ही है, जमाना बिल्कुल ऐसा है। हमारे कितने सारे छात्र साथी जेल में हैं, नौजवान सब जेल में हैं, तो नंबर तो आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी मिले हैं आप? मोदी जी से हम नहीं मिले हैं अभी, मोदी जी से भी नहीं मिले, अमित शाह से भी कभी नहीं मिले। हमारे कुछ लोग मिले हैं डेलीगेशन जाकर के, अभी मौका नहीं आया। मिलना चाहेंगे? नहीं, अभी कोई मौका, कभी जरूरत पड़ेगी। जब प्रधानमंत्री है तो हम, नरेंद्र मोदी से मिलना नहीं है, प्रधानमंत्री है देश में, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, सरकार है, तो सरकार से तो मिलना पड़ ही सकता है। एक आखिरी क्वेश्चन, आप कितने देशभक्त हैं? बिल्कुल, देशभक्ति की परिभाषा क्या है? ये है देश, मतलब देश की जनता, देश, बिल्कुल। तो हम तो, मैं पहले भी मैंने पूछा ये बात, क्योंकि लेफ्ट के बारे में ये चीजें चलाई गई हैं, या जो भी कह लीजिए, नहीं तो कि हम तो वो 1857 वाला वो जो अजीमुल्लाह के गीत है, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा। तो हम वो देशभक्त वाले हैं, ये इस देश के हम मालिक हैं, इस देश के लोग हैं। और हमारे जो आंदोलन है ML मूवमेंट का, ML मूवमेंट में जो लोग जो जेल में गिरफ्तार होते थे, प्रेसिडेंसी जेल में वॉल पर उन्होंने लिखा गीत, मुक्तो हवे प्रियो मातृभूमि। तो इस देश को, देश के लिए ही तो लड़े हैं। देश मतलब सिर्फ भूगोल नहीं है, देश मतलब कोई मैप नहीं है, देश मतलब एक जिंदा लोग हैं, देश मतलब लोग हैं, लोगों की ज़रूरतें हैं, लोगों के इतिहास है। तो देश को हम इसी रूप में देखते हैं, बिल्कुल। और वो देश भी इतना बड़ा है, उस देश को बीजेपी के रास्ते पर चले तो देश बढ़ जाएगा, देश कमज़ोर हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि देश बड़ा बने, देश बड़ा रहे, और इस देश में इतनी विविधता को लेकर चलने के लिए बड़ा दिल चाहिए। तो इसीलिए देशभक्ति को हमें समझते हैं कि उदारता चाहिए। देशभक्ति का मतलब आपके अंदर बहुत धीरज चाहिए, सबके साथ सबकी जो विविधता है उसको सम्मान करना चाहिए। हम तो इसी को देशभक्ति समझते हैं। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खुशी हुई।